नमस्कार, आप सभी लोगों का शालूम कोचिंग के ऑनलाइन यूट्यूब पर स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, इसके लिए थैंक यू। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप इस चैनल को आगे सब्सक्राइब भी करवा रहे हो और शेयर भी कर रहे हो, इसके लिए थैंक यू। फेसबुक पे शेयर कर रहे हो, इसके लिए भी थैंक यू। और फेसबुक पे से अगर आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं होता तो आप सीधे द शालूम इंस्टीट्यूट अलवर लिख करके आप उस पेज पर जाइए यूट्यूब पर और वहाँ से उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन उसको प्रेस कीजिए। डेली आपकी क्लास यहाँ से आ रही है और उसको पढ़ते चले जाइए, ठीक है। आप लोग अच्छा पढ़ रहे हो, इसके लिए मैं थैंक यू। और दूसरी एक चीज़, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी पुरानी वाली जो बुक है उसमें आता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक, प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक। आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा कि वर्तमान में किन लोगों ने इसको लिखा है अलग से, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करें। खास बात क्या है इस टॉपिक के बारे में, सवाल बहुत आते हैं यहाँ से। इसमें हम जब इस इतिहास को पढ़ते हैं तो 3 भागों में मोटा मोटा इसको बांटते हैं। पहला भाग के अंग्रेजों ने इतिहास को लिखा भारत में आने के बाद, तो उनकी पॉलिसी क्या थी, उनकी नीति कौन सी थी और उन्होंने इतिहास को किस नज़रिए से लिखा। दूसरा, अंग्रेजों के विरोध में कुछ इतिहासकारों ने इतिहास लिखा, तो वो राष्ट्रवादियों का इतिहास हो गया। और इसके अलावा एक ज़मीनी इतिहास लिखा जाता है जो राजनीतिक इतिहास ना होकर, किसी राजा का इतिहास ना होकर, सामान्य वर्ग का इतिहास। जब हम एमफिल करते हैं या पीएचडी करते हैं तो उसमें इस चीज़ की थोड़ी डिटेल बताई जाती है। इसे कहते हैं सबाल्टर्न हिस्ट्री, सबाल्टर्न इतिहास, यानी कि आम आदमी का इतिहास, ठीक है। तो ये चीज़ें अपन देखते हैं। इनको थोड़ा थोड़ा क्लासीफाई अलग अलग लोगों ने किया। अपन मोटा मोटा शुरू करेंगे। अंग्रेजों ने लिखा, फिर भारतीयों ने उनके विरोध में लिखा। इस चीज़ को समझना और साथ में इसको पढ़ना, इससे सवाल बहुत आते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन। अंग्रेजों ने क्यों लिखा भाई, अंग्रेजों को भारतीय इतिहास में क्या रुचि थी, क्यों लिखा। तो घटना है 1775 ईस्वी की, 1775 1776 कह सकते हैं। थोड़ा सा और पीछे 1757 में जब प्लासी का युद्ध हो जाता है और प्लासी के युद्ध के बाद में भारत, उत्तर भारत इनके पास आ जाता है। तो 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद में 3 स्टेट, अवध, ये बंगाल और दिल्ली, तीनों राज्य अंग्रेजों के पास आ जाते हैं। अब पूरा का पूरा उत्तर भारत किसके पास है, अंग्रेजों के पास। अब कहानी क्या होती है, अंग्रेजों को यहाँ पर व्यवस्था बनानी थी। तो कुछ गवर्नर आए, उन्होंने कहा कि भारतीयों को राजस्व वसूलने का अधिकार दे दो, न्याय व्यवस्था करने का अधिकार उनको मत दो, क्योंकि राजस्व वसूलने का अधिकार भारतीय लोगों से टच में जुड़े रहेंगे। लेकिन बाद में उन्हें फील होने लगा कि हमें न्याय व्यवस्था तो करनी है, लेकिन इनकी न्याय व्यवस्था की जानकारी नहीं है। अब भारतीय न्याय व्यवस्था को उस समय कौन चलाते थे, अगर हिंदू लोग थे तो न्याय करते थे पंडित, और अगर मुस्लिम लोग थे तो न्याय करते थे मौलवी। अब हिंदू और मुस्लिम इन लोगों की जरूरत पड़ती थी न्याय व्यवस्था के लिए। अभी तक न्याय व्यवस्था कैसी थी, आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, और गवाही भी एक अलग पैटर्न पे होती थी। अगर मुस्लिम हिंदू है तो मुस्लिम की गवाही मान्य नहीं होगी, अगर मुस्लिम मुस्लिम है तो हिंदू की गवाही मान्य नहीं होगी। इन चीज़ों के चलते भारतीय न्याय व्यवस्था से बड़े परेशान थे। तो उन्होंने अंग्रेजों को भारतीय न्याय व्यवस्था को समझने के लिए, भारतीय न्याय व्यवस्था के ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए कहा। तो उसके लिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक संस्था बनाई। और 1776 में जो संस्था बनाई इसका नाम था, 1765 की बात कर रहे थे। बंगाल, बिहार, बंगाल, बम्बई और सूरत, इन 3 जगहों पर अंग्रेजों ने अपनी प्रेसिडेंसी स्थापित कर ली थी। और 1775 ईस्वी में अंग्रेजों ने एक संस्था बनाई, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता, बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और इसका जो हेड ऑफिस था वो था कलकत्ता। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, हेड ऑफिस कहाँ बनाया गया इसका, कलकत्ता। मुख्य उद्देश्य भारतीय कानून के धर्मशास्त्रों का अध्ययन। तो अध्ययन किया गया सबसे पहले किस चीज़ का, 1764 में। ये
जो अध्ययन किया गया है मनुस्मृति का, मनुस्मृति, सॉरी क्षेत्र, मनुस्मृति। मनुस्मृति में 4 वर्ग बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इन्होंने इसको पढ़ा, इन्हें नहीं समझ में आया, समझ में वैसे तो आ गया लेकिन इनको एक क्लासिफिकेशन पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा ये न्याय करने का तरीका नहीं है, ब्राह्मण व्यक्ति के लिए सज़ा अलग, क्षत्रिय व्यक्ति के लिए सज़ा अलग। तो इसका जो अनुवाद हुआ उस किताब का नाम था द कोड ऑफ हिंदू जेंटो लॉ। और ये पूछा जाता है सवाल, मनुस्मृति का अंग्रेजों ने किस नाम से अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन किया। पढ़ा इसको। अब देखो ये 1776 का समय चल रहा है, इस समय गवर्नर जनरल आएंगे, इसके बाद कुछ समय बाद 1786 के आसपास गवर्नर जनरल आ जाएंगे आपके कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस इन चीज़ों को पढ़ने के बाद ही भारत की न्याय व्यवस्था में बहुत सारा परिवर्तन शुरू कर देगा। कॉर्नवालिस गवाही की जो धर्म की मान्यता है उसे खत्म करेगा इसी के आधार पर। तो ये इन चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ है, ठीक है। द कोड ऑफ हिंदू जेंटो लॉ, ये मनुस्मृति का क्या हुआ अनुवाद। अच्छा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स अपन आगे और पढ़ेंगे कि विलियम जोन्स ने क्या करा, आगे चल के एक हमारा भारतीय ग्रंथ था उसका नाम था अभिज्ञान शकुंतलम, मैं अब इसकी डिटेल बता, उसका भी ट्रांसलेशन पूरा संस्कृत भाषा से इंग्लिश भाषा में किसने किया था, विलियम जोन्स ने, ठीक है। तो मनुस्मृति लिखी गई, मनुस्मृति को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ना शुरू किया और उन्होंने कहा भारतीय न्याय व्यवस्था गलत तरीके से न्याय करती है। इसी का परिणाम होगा आगे चल के कि भारतीय न्याय व्यवस्था में कॉर्नवालिस बहुत सारे परिवर्तन करेगा। क्या करेगा, साक्षी की गवाही बदल देगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज करेगा कॉर्नवालिस, रक्त के बदले जो मूल्य देने की परंपरा, किसी व्यक्ति की हत्या कर दी उसके बदले में, वो सब बदल देगा, क्योंकि मनुस्मृति में चीजें थी और कॉर्नवालिस ने कहा ये चीजें आज की न्याय व्यवस्था के हिसाब से नहीं चलती। तो मनुस्मृति का अनुवाद किस नाम से होता है, द कोड ऑफ हिंदू जेंटो लॉ, ठीक है। आगे अंग्रेजों ने क्या करा, सबसे पहले भारत का एक इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है उसका नाम है भगवत गीता। अंग्रेजों ने कहा कि अगर ट्रांसलेशन ही करना है तो भगवत गीता का करो, क्योंकि भारत पे सबसे ज़्यादा छाप अगर लोगों पर है तो वो भगवत गीता की है। अब भगवत गीता का ट्रांसलेशन शुरू हो गया, ठीक है। और भगवत गीता का ट्रांसलेशन विल्किंसन नामक व्यक्ति ने किया, ठीक है। नाम वही भगवत गीता, विल्किंसन। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, बीबीसी पे एक बार एक सीरीज आई थी प्रत्येक व्यक्ति के लिए, उसमें विल्किंसन की डिटेल आई थी, आज से 2-2.5 साल पहले की बात है। उसमें बहुत अच्छे से लिखा, विल्किंसन एक ब्राह्मण व्यक्ति के घर जाता था, वो संस्कृत भी जानता था विल्किंसन, उसने संस्कृत सीखी, उसके अलावा वो फिर इंग्लिश भी जानता था। वो ब्राह्मण व्यक्ति उसे सही 4 बजे बुलाता था जनवरी के महीने में संगमरमर के फर्श पर, और उसे बिना चप्पल के अंदर जाने देता था। वो कहता था कि 4 बजे संगमरमर के फर्श पर मुझे चटाई भी नहीं दी जाती थी। वो डेडिकेशन था विल्किंसन के अंदर इसको ट्रांसलेट करने का, और विल्किंसन ने अंत में से बहुत अच्छे से ट्रांसलेट किया। इसको पढ़ने के बाद उसने कहा कि भारत में हिंदू धर्म के जो लोग हैं उसका निष्कर्ष निकलेगा। मैं 5 के 5 पॉइंट बताऊंगी अभी, ठीक है। तो विल्किंसन ने किसका अनुवाद किया, भगवत गीता। याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, यूपीएससी के एग्जाम में सैकड़ों बार आया है, आरपीएससी के एग्जाम में भी सैकड़ों बार ये सवाल पूछा गया, ठीक है। अब अगली किताब वही विलियम जोन्स इन्होंने ट्रांसलेट की, और विलियम जोन्स ने जिस किताब का ट्रांसलेशन किया उसका नाम था अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। खूब आप लोगों ने शकुंतला की कहानी पढ़ी होगी, लेकिन आपको याद उतना ही रहता है, मछली के पेट से अंगूठी निकली और उस अंगूठी को पहचान लिया, लेकिन किसने पहचाना, कैसे पहचाना, वो सब आपको याद नहीं रहता। थोड़ा सा ध्यान देते हैं। एक ऋषि हुए विश्वामित्र, और विश्वामित्र की तपस्या चल रही थी, और विश्वामित्र की तपस्या से या किसी भी ऋषि की तपस्या से सबसे पहले कौन डर जाता है, इंद्र डर गया। इंद्र ने भेजा मेनका को। मेनका बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, अप्सरा जितनी भी थी सारी खूबसूरत ही थी जी। अब मेनका को भेजा विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए, और विश्वामित्र की तपस्या भंग करने में मेनका सफल हो जाती है। ये दोनों साथ में जीवन यापन करने लगते हैं। इनकी एक पुत्री होती है और उसका नाम होता है शकुंतला।
ठीक है। अब जैसे ही पुत्री का जन्म हो जाता है तो मेनका कहती है अब मुझे वापस जाना है, स्वर्ग में रहना है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। तो शकुंतला को कण्व ऋषि के आश्रम में छोड़ जाती है। ये ध्यान रखना, कण्व ऋषि इसका पालन पोषण करते हैं। अब जो कण्व ऋषि पालन पोषण करते हैं, तो जब माँ इतनी ज़्यादा ठीक दिख रही है, विश्वामित्र की पुत्री है, तो शकुंतला भी बहुत ज़्यादा ठीक ठाक दिखती थी। अब हुआ कि एक दिन शकुंतला बैठी हुई थी, यूँ कोई बात पे ध्यान नहीं दे रही थी, और वो शांतनु नाम का एक राजा वहाँ से निकलता है, उसके ध्यान में रहती है। अब उसी समय ध्यान में रहते 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 उसको कुछ चीज़ें याद नहीं रहती। एक ऋषि जाते हैं वहाँ से, शकुंतला को आवाज़ देते हैं, और शकुंतला उस आवाज़ को नहीं सुनती। वो ऋषि उसको श्राप देते हैं। क्या श्राप देते हैं? कि जैसे आज तू हम लोगों को यहाँ पर भूली बैठी हुई है, ऐसे जिसके ध्यान में तू भूली हो रही है वो एक दिन तुझे भूल जाएगा। ठीक है साहब। अब शकुंतला रहती है, विवाह हो जाता है, विवाह के बाद उसके हस्बैंड वहाँ से चले जाते हैं और एक अंगूठी इसको दे के जाते हैं कि भाई कभी भी वापस आओ तो अंगूठी ले आना ताकि मैं तुम्हें पहचान लूँ। एक दिन वो कहती है कि चलो चलते हैं यहाँ से मिलने के लिए। हाथ पानी में था और जब नदी पार कर रही थी तो अंगूठी पानी में गिर जाती है। जब अंगूठी पानी में गिर जाती है तो मछली के पेट में चली जाती है, और अब वो उसके पास पहुंचती है, और पहुंचने के बाद वो मना कर देते हैं कि मैं आपको नहीं पहचानता। ऋषि का श्राप भी हो जाता है। लेकिन जब ऋषि ने श्राप दिया था तो शकुंतला हाथों हाथ सॉरी बोल देते कि प्लीज़ मुझसे गलती हो गई, इसीलिए गुरु से अगर कभी आपकी कोई गलती हो जाए तो माफ़ी मांग लिया करो। तो वो कहते हैं कि वह ठीक है, तुम्हें माफ़ किया, भविष्य में तुम उसको याद दिलाने की कोशिश करोगे, उसे याद आ जाएगा। ठीक है। शकुंतला को वो नहीं याद करते हैं, तो वो वापस जाने की जब तैयारी करते हैं तो उसी समय वो मछली मिलती है, उसको पेट को काटा जाता है और वहाँ से वो अंगूठी निकल जाती है और वो उसको पहचान लेते हैं। इन्हीं के पुत्र का नाम होता है भरत, इसीलिए आपको ये कहानी सुनाई थी। ठीक है। और कहा जाता है कि इसी भरत के नाम पर अपने देश का नाम क्या पड़ा? भारत। ये वही भरत है जो मुंह खोल के शेर का उसके दांत गिनता था कि इसके मुंह में कितने दांत हैं। ठीक है। तो अभिज्ञान शकुंतलम, और इसको किसने लिखा? विल्किंसन। इंडिया में एक ब्लेड आती है विल्किंसन शेविंग ब्लेड। ठीक है, तो कर लेना कोरिलेट। ठीक है, ये हो गई दो चीज़ें, विल्किंसन और ये। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप, वैसे ज़्यादा मैंने लिखा नहीं। ठीक है, अब अगला है दो किताबें मैंने बता दी, भगवत गीता, मनुस्मृति और अभिज्ञान शकुंतलम। अब 1804, ये सन आप याद रख लेना। 1804 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ, अब की बार स्थापना होती है बम्बई की। अभी पहले हुई थी बंगाल की और अब किसकी हो गई? बम्बई। बम्बई का हेडक्वार्टर भी बम्बई, पहले वाले का हेडक्वार्टर कहाँ पर था? कलकत्ता में। अब कलकत्ता की देखो, ये अपना भारत है और भारत में ये मान के चलते हैं कि अंग्रेजों का शासन शुरुआत में यहीं पर था। इधर की तरफ राजस्थान की तरफ अंग्रेजों ने ज़्यादा कोशिशें नहीं की, उन्हें पता था यहाँ अपनी चवन्नी नहीं चली। तो ये आपका बम्बई, ये आपका बंगाल। ठीक है, सूरत यहाँ पर सॉरी हाँ ठीक है, यहाँ पर सूरत और यहाँ पर बम्बई। अब इन्होंने क्या करा, बंगाल की तरफ एक बना दी संस्था, एक हो गई बम्बई की तरफ। सूरत की तरफ इन्होंने कोई संस्था नहीं बनाई, सीधा लंदन जाएंगे। और अब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन की स्थापना होती है 1823 में। इन तीनों को बहुत बड़ा निष्कर्ष निकलेगा, अभी अपन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो अब तीसरी संस्था अंग्रेजों ने बनाई, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन। ठीक है, अब क्या हुआ, एशिया के जो ग्रंथ हैं उनका लंदन में भी अध्ययन किया जाने लगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले एक नाम पढ़ा अपन ने, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स जिसने अभिज्ञान शकुंतलम की होगी। तो ये जो विलियम जोन्स थे, अब विलियम जोन्स ने भारतीय इन ग्रंथों के अध्ययन पर अपने निष्कर्ष देना शुरू किए। पहला निष्कर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोप की जितनी भी यूरोपीय भाषाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोपीय भाषाओं का साम्य यानी कुछ शब्दों का साम्य संस्कृत भाषा से लगा। उन्होंने कहा संस्कृत भाषा के कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी साम्यता यूरोप की भाषाओं से है। जैसे इन्होंने ये तथ्य दिया, वैसे सबसे पहले जर्मनी, फ्रांस और रूस, इन देशों के कान में बात गई। जर्मनी, फ्रांस और रूस, इन देशों ने भारत की तरफ रुख करना शुरू किया। ये वो समय था
जब तक भारत को अच्छा नहीं माना जाता था, वहाँ के लोग वो पश्चिम के लोग भारत को हे दृष्टि से देखते थे। लेकिन अब इन देशों में एक पद का गठन होने लगा और उसे कहते थे आचार्य पद, और ये आचार्य पद भारत से था। कारण भारतीय भाषाओं की जननी ये जो संस्कृत भाषा थी, इस पर रिसर्च होनी शुरू हो जाती है। विलियम जोन्स का उद्देश्य अच्छा नहीं था। उद्देश्य क्या था? भारतीयों को नीचा दिखाना। क्या नीचा दिखाना? कि अरे भारतीयों, तुमको तो आदत है, तुम लोग इसी तरीके से गुलामी में जियो और तुम्हारा ये काम है। पहले दूसरे इधर के लोग आर्यंस और इन लोगों ने तुम्हें गुलाम बताया, फिर मुगलों ने तुम्हें गुलाम बनाया, और अब हमने, कुछ भी अलग नहीं है, तुम्हें आदत है। अब इसी समय, ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है। इसी समय एक व्यक्ति आते हैं, इनका नाम है मैक्स मूलर। ये मैक्स मूलर खूब किताबें लिखेंगे, खूब भारतीय चीज़ों का अध्ययन करेंगे, मैक्स मूलर। अब ये मैक्स मूलर जब भारत की तरफ आए तो मूल रूप से जर्मनी के थे, लेकिन इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय कौन से देश में व्यतीत किया? इंग्लैंड में। ये भारत में आए और भारत के जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना शुरू कर दिया। इनकी जो किताब थी सेक्रेड बुक ऑफ ईस्ट सीरीज पूछी जाती है किताब, क्योंकि ये 50 खंडों में आई है। कितने पार्ट है इस बुक के? 50 खंड। सेक्रेड बुक ऑफ ईस्ट सीरीज। लिखते लिखते याद कर लिया करो, कोशिश क्या करो, बार बार प्रोनाउंशिएट क्या करो, सेक्रेड बुक ऑफ ईस्ट सीरीज, ठीक है। इन्होंने ये किताब लिखी, सेक्रेड बुक ऑफ ईस्ट सीरीज। इस किताब में इन्होंने भारत के, चीन के और ईरान के, अगर सवाल आ जाए क्या केवल भारतीय, नहीं, भारत, चीन और ईरान, थोड़े से चीन और ईरान के, मैक्सिमम भारत के, भारत, चीन और ईरान, इन देशों के प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया। कौन से ग्रंथों का? प्राचीन ग्रंथों का। क्या निष्कर्ष निकाला भारतीयों के संदर्भ में, वो देखते हैं। 5 इन्होंने मोटी मोटी भारतीयों बातें सही लगती हैं प्राइम फेस से, अगर हम प्रथम दृष्टया देखें तो मैक्स मूलर की बातें गलत भी नहीं लगती, लेकिन सारी बातें सही, सब पर लागू नहीं होती। क्या है 5 बातें? ठीक है, 5 बातों में देखते हैं। पहली बात इन्होंने कही कि जो भारत के लोग हैं, इनको इतिहास लेखन का ज्ञान नहीं था। यानी कि जो व्यवस्थित इतिहास लिखा जाता है वो लेखन का ज्ञान ही नहीं है जी। न तिथि क्रम का ज्ञान है, न कौन सी तारीख को कौन से युद्ध हुए हैं। बस मैक्स मूलर ने मोटा मोटा चीज़ें पढ़ी, पर वो प्राचीन भारत की बात कर रहा है, मध्यकाल की बात नहीं करता। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को तिथि क्रम और इतिहास लेखन का ज्ञान नहीं था, ज्ञान नहीं था। क्या कहा उसने? तथ्य क्या दिया कि भारतीय इतिहास कैसे लिखते हैं? भारतीय इतिहास लिखते हैं भविष्य में आगे चल के एक राजा होगा, वो निम्न कुल का होगा, उसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य होगा, उसका ऐसा ऐसा वंश होगा। पुराणों में जो भी चीज़ लिखेगी वो इसी आधार पर लिखेगी, ठीक है। हम जैसे पढ़ते हैं वायु पुराण और गुप्त वंश के बारे में जानकारी देता है, तो उसमें भी ये लिखा गया कि आगे चल के गुप्त वंश में ऐसे ऐसे शासक होंगे और उनका इस तरीके से काम। तो भारतीयों ने जो इतिहास लिखा है वो भविष्यवक्ता की तरह लिखा है कि इस तरीके से भविष्यवक्ता। तो उन्होंने कहा इतिहास लिखना ही नहीं आता, भविष्यवक्ता की तरह लिख रहे हैं। और दूसरी बात, डेट नहीं है प्रॉपर, क्योंकि भविष्य के लिए लिखा जाएगा तो डेट तो वैसे ही नहीं होगी। तो पहली बात तो इसने क्या बोली कि भारतीयों को इतिहास लेखन का ज्ञान नहीं था। दूसरी बात इसने कहा भारतीयों में राष्ट्रवादिता या राष्ट्रीयता की कोई भावना नहीं है। इन्होंने कहा इन्हें पता ही नहीं कि कोई राष्ट्र भी होता है, ये तो बस अपने मस्त रहते हैं, खाया पिया सोया और ये चीज़ें। तीसरी बात इन्होंने कहा भारतीय लोग स्वेच्छाचारी शासन के आदी हैं। मतलब इनको आदत है, आए कोई व्यक्ति इधर से आक्रमण किया और अपने देश को गुलाम बना, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एग्जाम्पल है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान का ये रिकॉर्ड है कि विदेशी कोई भी शक्ति वहाँ पर कभी टिक नहीं पाती। जैसे अकबर ने कोशिश की अफगानिस्तान को जीतने की, वहीं के स्थानीय लोगों ने विद्रोह करके बाद में उसे भगा दिया। वो जीत लेते हैं एक बार, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों ने टिकने नहीं देते। फिर जहांगीर ने कोशिश की, औरंगजेब ने एक बार कोशिश तो की लेकिन ज़्यादा प्रयास नहीं किए। अंग्रेजों ने भी कोशिश की अफगानिस्तान पे ज़्यादा रुकने की, लेकिन वो भी नहीं रह पाए। और अब अमेरिका वर्तमान उदाहरण ही देख लो। अमेरिका अफगानिस्तान को पूरे तरीके से अधीन रखने की कोशिश करता है, लेकिन स्थानीय लोग वहाँ के विरोध। तो
कुछ देश के लोगों की मूल प्रवृत्ति होती है कि वो दूसरे देश के शासन के लोगों को स्वीकार नहीं करते। ठीक है, अपन इन सब का खंडन भी करेंगे, लेकिन उनका भारतीयों में ऐसा है ही नहीं। हूण आए तो यहाँ पर आक्रमण किया, शक आए तो आक्रमण किया, भारतीय जनता ने कभी विद्रोह नहीं किया। मुगलों ने आक्रमण किया, भारतीय जनता ने कभी विद्रोह नहीं किया। अंग्रेजों ने आक्रमण करके यहाँ पे रहना शुरू किया तो भारतीय जनता विद्रोह, यानी कि इनको आदत है स्वेच्छाचारी की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, और वो है भारत के लोग अहलौकिक या पारलौकिक भी बोल सकते हैं इसे, पारलौकिक, इन घटनाओं पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। वर्तमान में क्या चल रहा है उस पर विश्वास या फिर उसकी चिंता नहीं करते। कैसे? हमारे देश में ऐसा माना जाता है कि अगला जन्म सुधार लो, इस जन्म में आपको कुछ नहीं मिला तो उसका कारण ये कि पिछले जन्म के कर्म खराब थे, उनको वो मतलब वो ये नहीं सोचता कि उसने मेहनत नहीं करी, नहीं, इसके जी लक्षण ही खराब थे। और हमारे यहाँ स्टेटमेंट भी चलते हैं, कर्म से ज़्यादा वो भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, तो भाग्यवादी हैं ये लोग। बात भी सही है, वर्तमान में भी कहीं ना कहीं जब आप लोग कुछ मेहनत करने जाते हो तो आपके माता पिता कई बार कह भी देते हैं कि भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिला, या कोई सेलेक्ट हो जाता है उसकी किस्मत अच्छी थी, और ज़्यादा कुछ कहेंगे तो गज केसरी योग चल रहा है जी उसका, तो इस तरह की कुछ बातें कर देते हैं। तो बात तो उसकी ये वाली भी सही है। ठीक है, अगला इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि तिथिक्रम इतिहास लेखन की जानकारी नहीं थी। एक बात और उसने बोली है, एक बात और उसने कही है कि जो भारतीय व्यक्ति हैं, इन भारतीय व्यक्तियों का जुड़ाव जो जाति प्रथा है उससे बड़े बुरे तरीके से जकड़ा हुआ है। कैसे? इतने मजबूत इनके जाति के बंधन हैं कि ये जाति नहीं है, कुप्रथा है, और थी भी उस समय। इस बात में कोई दो राय भी नहीं थी। उन्होंने कहा कि जो खराब जातियाँ मानी जाती हैं शहर के बाहर रहती हैं, उनको गांव, ईस्ट गांव के शहर के बाहर, और बहुत बुरी स्थिति है। प्राचीन भारत में तो सच में बहुत बुरी स्थिति थी। एक मैंने जब पढ़ रहे थे तो उसमें एक आदमी है और वो गांव के बाहर रहता है जो, और अन्य काम करता है। जब वो जाएगा गांव से तो एक गले में ढोलक है उसको बजाता हुआ जाएगा, और उसके पीछे एक झाड़ी बंधी है, झाड़ी से उसके पैरों के निशान भी साफ होते चले जाएंगे। मतलब बजाता हुआ जाएगा ताकि कोई ब्राह्मण व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति निकल रहा हो तो रुक जाए। तो इस तरीके से जाति व्यवस्था कुप्रथा पे थी, ये तो सही भी कहा। अब इनका खंडन मैं बोल देती हूँ, आप लोग सुन लेना। देखो, इतिहास तिथिक्रम का ज्ञान नहीं था, ये गलत है। जो पुराणों में मिलता है ठीक है, वो लिखा उस तरीके से गया, लेकिन पुराणों के बाद गुप्त काल उन चीज़ों के बारे में जो लिखा है वो बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से लिखा है। राष्ट्रवादिता, आक्रमण लोगों ने किए, लेकिन भारतीय लोगों पर जिन्होंने आक्रमण किए वो भारतीय तो होके रह गए। उन्होंने यूँ थोड़ी भारतीय जनता के साथ मेल मिलाप नहीं किया। हम जब पढ़ेंगे प्राचीन मुगल काल, तो मुगल काल भारतीय संस्कृति को अपनाने लग गए थे। बहुत सारी चीज़ें भारतीय संस्कृति के साथ मैच करती हैं उनकी, और हूण आए, शक आए तो यहाँ विवाह करके शांति से रहने लगे। ठीक है, हाँ, केवल अंग्रेज थे जो यहाँ से कमा के बाहर ले जाते थे, बाकी सब लोग यहीं पर बस गए, रहने लगे। उसके बाद स्वेच्छाचारी शासन बचा ही नहीं। जब शासन स्वेच्छाचारी था ही नहीं, हमेशा ये था कि राजा को कभी भी हटाया जा सकता है, और वहाँ के मंत्रीगण राजा को हटाते हैं, इसका प्रमाण मिलता है। अहलौकिक पारलौकिक ऐसा सभी के लिए नहीं है, कुछ वर्ग ऐसे तो होते थे, बाकी तो सारे के सारे लोग अपना जीवन यापन कमा के करते थे। हाँ, जाति प्रथा का बंधन था, और इसमें बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे कि जैसे अपन मध्यकाल में पढ़ते हैं, महाराणा प्रताप, उनकी सेना में तो सारे बील ही थे, राम ने सबरी के बेर खाए थे, तो ऐसी चीज़ों के विरोध भी मिलते हैं। तो ये इन्होंने लिख दिया मैक्स मूलर ने। ठीक है, ये आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके व्यवस्थित नोट्स बनाना, मेरी बातों के जो मैं बोल रही हूँ उनके नोट्स बना लेना। क्लियर है? ठीक है, अब ये हो गया साम्राज्यवादी इतिहास या फिर अंग्रेजों के द्वारा लिखा गया इतिहास। अब जब इतिहास लिखा जा रहा है, साम्राज्यवादी लिखा जा रहा है, अंग्रेजों के द्वारा लिखा जा रहा है, तो अब राष्ट्रवादियों की दिक्कत हो जाएगी। अरे ये हमारे बारे में ऐसे गलत गलत क्यों लिख रहे हैं भाई, हमारे भारतीयों के बारे में ऐसे कैसे? अब भारतीय लोग इतिहास का अध्ययन करना दोबारा से शुरू करते हैं। एक व्यक्ति होंगे राष्ट्रवादी लेखकों में, राजेंद्र लाल मित्र। ठीक है, इन्होंने एक किताब लिखी है इंडो आर्यंस। ठीक है, और इंडो आर्यंस में इन्होंने लिखा है कि जो भारतीय अलौकिक और पारलौकिक समस्याओं की आप बात करते हो, गलत है बिल्कुल। भारतीय हर चीज़ खाते पीते थे, चैन से रहते थे। इवन इसमें कुछ बातें ऐसी भी की गई कि प्राचीन भारतीय लोग गौमांस खाते थे।
ठीक है, तो वो उन्होंने एक तर्क दिया और वो तर्क उस किताब में लिखा हुआ है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे दो व्यक्तियों के बारे में। इस समय इतिहास जो लिखा जा रहा है, अब दो व्यक्ति आ जाएंगे। एक आ जाएंगे पीवी काणे, हिस्ट्री ऑफ हिंदू धर्म शास्त्र, ढंग से लिखने का काम करेंगे, हिस्ट्री ऑफ हिंदू धर्म शास्त्र। पीवी काणे हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। उसके बाद दो व्यक्ति आएंगे, आरजी भंडारकर, आरजी भंडारकर, और एक आएंगे वीके रजवाड़े, वीके रजवाड़े। इन दोनों ने जो इतिहास लिखा, आरजी भंडारकर और वीके रजवाड़ों ने, इन्होंने सामान्य वर्ग के इतिहास को भी महत्व दिया, सामान्य वर्ग, साथ के साथ इन्होंने राजनीतिक जो निचले वर्ग में राजनीतिक संस्थाएं काम करती थी, संस्थाओं का इतिहास भी लिखा। अच्छा, एक चीज़ और इन्होंने महत्वपूर्ण की है, वो क्या की है, इन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया और शास्त्रों के अध्ययन पर ये बताया आरजी भंडारकर ने विशेष रूप से कि भारत में विधवा विवाह होता था। तो इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया है आरजी भंडारकर ने बड़े स्तर पे, और ये भी भारतीय समाज सुधारक थे, और समाज में जो बुराइयां थी जैसे बाल विवाह, इनका इन्होंने उसमें जाकर के आगे चल के विरोध करना शुरू किया अपने लेखों में। देखो, इन्हीं लोगों के कहीं ना कहीं आधार जुड़े हुए एक दूसरे से। भारत में आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ने भी कहा शास्त्रों के आधार पर बाल विवाह अनुचित है, विधवा विवाह अनुचित नहीं है, होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें इन्होंने करनी शुरू कर दी। अब अगले लेखक है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाना। ठीक है, अगले लेखक है, एक इम्पॉर्टेंट नाम है उनका, नीलकंठ शास्त्री। देखो, नीलकंठ शास्त्री को दो चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। सवाल आया था एक बार कि मराठाओं के विवाह प्रथा पर डेप्थ में या किसने लिखा है इतिहास, तो वो है नीलकंठ शास्त्री। नीलकंठ शास्त्री, इनकी दो किताबें, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो बच्चे लिखते हैं नोट्स को, उन्हें मेरी स्पीड ज़्यादा ये नहीं लगेगी क्योंकि वो खुद लिख रहे हैं। जो लिखते नहीं है उन्हें स्पीड कम लगेगी। तो दोनों तरह के कमेंट मिलते हैं, कुछ कहेंगे स्पीड बढ़ाओ, कुछ कहेंगे स्पीड कम करो। ये लिखते हैं उनके लिए थोड़ा काम हो जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, एक बुक तो ये हो गई। दूसरी इनकी किताब है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट बुक है। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, ये जो बुक है इनकी एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, इस किताब में दक्षिण भारत का इतिहास लिखा गया है। और दक्षिण भारत का जो इतिहास है वो रजवाड़ों ने भी सातवाहनों का इतिहास लिखा है। ध्यान रखना, मैंने अभी बताया वीके रजवाड़े सातवाहन शासक होंगे। सातवाहन शासकों के इतिहास को पहली बार अगर किसी ने बहुत महत्ता दी है तो इन्होंने दी है। साथ में नीलकंठ शास्त्री ने, गौतमी पुत्र शातकर्णी महान शासक होगा, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, सातवाहनों के इतिहास में अपन उसको देखेंगे। तो नीलकंठ शास्त्री ने इस किताब में एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया में मराठा विवाह प्रथा को बताया, और इन्होंने कहा है कि एक तो बाल विवाह ये गलत था, ये कुप्रथा थी, सती प्रथा भी कुप्रथा है, और इन्होंने कहा कि विधवा विवाह होना चाहिए। ठीक है, विधवा विवाह होना चाहिए, इस चीज़ को इन्होंने समर्थन के दिया है। किसने दिया? नीलकंठ शास्त्री ने। भारतीय इतिहास को इन्होंने अराजनीतिक तरीके से लिखना शुरू किया। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगले लेखक हैं केपी जायसवाल, और केपी जायसवाल की किताब है हिंदू पॉलिटी। केपी जायसवाल, और ये भी इम्पॉर्टेंट है, इनकी किताब का नाम है हिंदू पॉलिटी। हिंदू पॉलिटी। अब देखो, हिंदू राजनीति, पॉलिटी का मतलब तो संविधान हो गया। ठीक है, तो हिंदू संविधान क्या कहना चाह रहे हैं? इन्होंने कहा भारत में गणराज्य होते थे, और जो गणराज्य थे वही राज्यों का शासन चलाते थे।
यानी कि जो शासक होता था वो पूर्ण रूप से कभी भी स्वेच्छाचारी नहीं होता था। इन्होंने शासक की स्वेच्छाचारिता के तर्क दिए, और इन्होंने इतने ज़्यादा ऐसे तर्क दिए कि ऐसा लगता है कि जो इन्होंने कहा है वही बहुत सारा सब तर्क, खूब ठोस तर्क लेकर के आए। तो ऐसा कहा जाता है, इन पर आरोप लगाया जाता है, इन्होंने भारतीय इतिहास पर राष्ट्रवादिता और इन चीज़ों की कलई चढ़ा दी। अगले, ठीक है, अगले हैं अपने अराजनीतिक इतिहासकार। अराजनीतिक इतिहासकार, अब अराजनीतिक इतिहासकारों का क्या होगा उद्देश्य? सामान्य वर्ग का इतिहास, संस्थाओं का इतिहास, उद्योग धंधों का इतिहास, इन चीज़ों को लिखा जाएगा। इसमें प्रमुख नाम आता है एक A.L. बाशम। इम्पॉर्टेंट किताब है, पूछी जाती है, ठीक है, सारी चीज़ों को याद रख लेना। वंडर दैट वाज इंडिया, वंडर दैट वॉज इंडिया, वंडर दैट वाज इंडिया, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं डी.डी. कौशाम्बी, डी.डी. दामोदर दास कौशाम्बी। इन्होंने भारत का सबसे अच्छा अराजनीतिक इतिहास लिखा है। इनकी किताब है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री। इन्होंने लिखा है खूब इतिहास, भारत का ऐसा इतिहास जो राजनीति से संबंधित कम है, शासकों का इतिहास नहीं है, कबीलों का इतिहास है, सामान्य वर्ग का इतिहास है, खूब लिखा है। कबीला, इनमें सबाल्टन हिस्ट्री भी इनको कहता है। दामोदर दास कौशाम्बी, अराजनीतिक इतिहास, सबाल्टन हिस्ट्री लिखने का श्रेय बड़े स्तर पर इनको जाता है, ठीक है। तो मेरा टॉपिक प्राचीन भारतीय इतिहास का आधुनिक लेखक, इम्पॉर्टेंट है, किताबों के सवाल आते हैं, एसएससी में खूब पूछा जाता है, खूब सवाल आता है, ठीक है। तो एसएससी वाले बच्चे, आरएस में आता है, आपके यूपीएससी में तो खूब ही आए हुए हैं सवाल, और इन चीज़ों को आप ढंग से याद कर लेंगे। अब कुछ बातें मुझे आपसे वैसे करनी है। पहली बात, आप लोग पढ़ाई कितनी करते हो, कैसे करते हो, उस पर ध्यान देना, ठीक है। कुछ बच्चों से बात होती है कभी, मैडम यूट्यूब चैनल पे खूब ही पढ़ रहे हैं, कई घंटे पढ़ते हैं, खूब सारे चैनल हमारे पास हैं, अच्छी बात है, लेकिन कोचिंग में बच्चे खूब ही गए थे, खूब ही कोचिंग जा रहे थे, रेगुलर ही जा रहे थे, टीचर को भी सुन रहे थे। आप लोग अगर जब कोचिंग से जुड़े हुए थे तो बहुत सारे ऐसे थे, लेकिन जब उनका सैटरडे को हम यहाँ हमारे टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाते थे तो ऐसे बच्चे जो साल भर आ रहे हैं, नंबर उनके पासिंग मार्क्स भी नहीं आते थे, ये सत्य भी है। आपको क्या करना है वो ध्यान देना है। सबसे पहले तो हमारे पास में यूट्यूब हमारी एक हाथ काट लेता है, वो ये कि हम नोट्स नहीं बनाते। हरीश एक स्टूडेंट है, काफ़ी अच्छे नोट्स बनाए और काफ़ी अच्छे बोल, ठीक है। शीतल एक स्टूडेंट है, उसने भी काफ़ी अच्छे नोट्स बना रखे हैं अपने, ठीक है। एक तो आप नोट्स बनाएंगे, ना केवल नोट्स बनाएंगे, उनका रिवीजन करेंगे। अब भगवत गीता की अपन ने बात की, तो भगवत गीता में एक चीज़ आती है धर्म, और भगवत गीता में धर्म का अर्थ क्या बताया गया? कर्तव्य। और स्टूडेंट का कर्तव्य अभी क्या है साहब? पढ़ाई करना, ठीक है। आप लोग का काम क्या है? पढ़ाई करना। और अगर आपको पढ़ाई दिल से करनी है, ढंग से करनी है, तो सुबह, दोपहर, सोते समय, खाते समय, पीते समय अगर आपके दिमाग में सोशल मीडिया चल रहा है, ख़त्म हो आप, बिल्कुल कुछ नहीं होना आपका। इन चीज़ों से बच जाओ, नोट्स बनाओ और रिवीज़न करो। अगर आप नोट्स का रिवीज़न नहीं करते हो तो कुछ नहीं होना। कुछ बच्चे हैं ना, एक चीज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पता नहीं वो यूट्यूब चैनल वाले उस चीज़ को ज़्यादा करते हैं, इसलिए बच्चों को भी करंट जीके पे लगे हुए हैं, दिन रात करंट जीके दिन। अरे करंट जीके को आप कितना भी पढ़ लो, जब तक उसकी बेसिक चीज़ों की जानकारी नहीं होती है भूल जाओगे, कितना भी याद कर लो। अगर मेरी बात गलत है तो जो याद करते हैं वो जानते होगे। आप आज से 1 महीने पहले की घटनाओं को याद करके बैठे हो, आज भूल जाओगे, मिसमैच हो जाएगा। पहले बेसिक चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करो। एसएससी वाला बच्चा, उसके 3 बेसिक चीज़ें हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश। उसके बाद जीके के बिना एसएससी का बच्चा कभी पास नहीं हो सकता, ठीक है, फेल कर जाए। आरएस का बच्चा, उसका तो धर्म ही जीके है, ठीक है। अब करंट जीके आपको फेल
करा देता है, इसकी भूमिका केवल आपको फेल कराने में, आपको पास नहीं करा सकता। अगर आपको केवल करंट जीके आता है, आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन आपको करंट जीके नहीं आता तो आप क्या कर जाओगे? फेल। दोनों बातें मिसमैच हो रही है। क्या करना है आपको? आपको करंट जीके भी पढ़ना है तो ऐसे टीचर से जो वीकली पढ़ा रहा हो, या मोटी मोटी इंपॉर्टेंट बातों को आप लिखो। ऐसा नहीं कि करंट जीके में ही लगे हुए और ऐसा लग रहा है कि करंट जीके ही माँ बाप है, नहीं, इन चीज़ों से बच के रहना, ठीक है। करंट जीके में रुको, बेसिक चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करो। जब बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तो आप आगे बढ़ोगे। आप जो भी स्टूडेंट मुझे देखते हो, सुनते हो, सबसे पहले कुछ चीज़ें करो, आउटलाइन बनाओ, हिस्ट्री की मोटी मोटी आउटलाइन बनाओ। मैंने आपको पूरा पाषाण काल इतने डेप्थ में सही तरीके से समझाया है कि आपके समझ आ जाएगा, ठीक है। बेसिक चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करो। बेसिक में क्या हो गया? मैथ्स वाले बच्चे मैथ्स करेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश करेंगे, रीजनिंग वाले रीजनिंग करेंगे, और जीके वाले जीके करेंगे। आरएस वाले इस जीके को करें, पटवारी वाले इस जीके को करें, राजस्थान जीके को करें, ठीक है, क्योंकि हमेशा बेसिक तो बेसिक ही रहेगा। करंट जीके के लिए आप हाफ एन आवर, आधा घंटा निकालो। एक्चुअल में आप लाइव क्लास में चलते हो, एक एक डेढ़ घंटा निकल जाता है और फिर उसी में आप रह जाते हो। शेयर करो इन चीज़ों में। जबकि करंट जीके का कोई एक ऐसा चैनल लो जो 15 मिनट मॉर्निंग में आपको बता दे, बस सफिशेंट है। उन चीज़ों को रिवाइज करो, डे याद कर लो। हर 365 दिन होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कई बार डे एक्स्ट्रा आ जाते हैं कि एक दिन के 2 दिन होते हैं, वो याद करो। तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। बेसिक में जैसे हिस्ट्री हो गया, पटवारी वालों के लिए राजस्थान हिस्ट्री भी हो गया, ठीक है। संविधान, मॉडर्न हिस्ट्री में करा दूंगी। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में क्या करना है आपको? आप प्रश्न पेपर उठा के देखो, वो आपसे कभी भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम ज्योग्राफी का खुद का सेकंड ईयर, उसको छोड़ के बेसिक चीज़ें तो पूछता है। ये सबसे ऊंची चोटी कौन से देश, कौन से राज्य में। एक बड़ा सा मैप अपने रूम में लगाओ, उस मैप में कुछ चीज़ों को हाईलाइट कर दो। एशिया की सबसे ऊंची चोटी, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, अमेरिका में क्या है, उन चीज़ों को एक बार नोट डाउन करो। एक बुक ले लो, नवीन स्कूल एटलस, 100-150 रुपये की आएगी। उसमें सारे देशों की राजधानियाँ हैं, मत रटने बैठ जाना। सुबह उठ के खाना खाते समय कभी भी आपको लगे, तब उसकी सारी की सारी राजधानियाँ रिवाइज कर लेना। एक महाद्वीप के बारे में उसमें 2 पेज लिखा हुआ है, उसकी रीडिंग लगा लो। किसी दिन खनिज देख लो, किसी दिन और चीज़ें देख लो। एग्जाम हॉल में उन चीज़ों को रिवाइज करो कि चीज़ें हो जाएंगी। हिस्ट्री हो जाए, पॉलिटी हो जाए, जियोग्राफी हो जाए, इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स में अब आप अर्थशास्त्री बन जाते हो, डेप्थ में पढ़ रहे हो। ये डेप्थ में तो IAS में भी सवाल बहुत ज़्यादा नहीं आते। आपको क्या करना है? या तो एक हैंडबुक लेनी है, प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक आता है अच्छा सा है, या फिर आपको एक चीज़ और करनी है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को जो न्यूज़पेपर में आती है, दैनिक भास्कर में, उसमें पढ़ते चले जाओ। दैनिक भास्कर का एक अर्थशास्त्र का पेज आता है, छोटा सा आता है, ज़्यादा पेज नहीं, उसमें से नोट्स बनाते चल जाओ। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कभी मैं बता दूंगी आप लोगों को, या फिर आप वैसे समझ जाओगे, ठीक है। तो इन बेसिक चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करो और अपना समय इन पर बार बार लगाओ। अपने रजिस्टर के पन्नों को बार बार पलटो। अपडेट करने का मतलब ये नहीं है प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को कोरोना की वैक्सीन लॉन्च की, नहीं की। अरे वो वैसे भी अभी एग्ज़ाम नहीं हो रहे, 15 दिन पहले बड़े स्तर पर आ जाएगी। कोई एक मैगजीन ले लो, क्रॉनिकल जैसी, या जो भी आपको सही लगे उसको पढ़ लो, ठीक है। यूट्यूब फैशन में है, मैं भी उसी रास्ते पर हूँ कि हाँ सब लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपने नोट्स बनाकर पढ़ें। बाकी कहा जाता है कि एक कहावत बोलते हैं कि जो गुरु हैं वो कुछ चीज़ें बताते हैं, मेरे गुरु बताते थे और आपको मैं बता रही हूँ। कोशिश करिए कि जो चीज़ें बता रही हो उनको फॉलो करें, ठीक है। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।